अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। किसी भी मुल्क, सोसाइटी या कम्युनिटी के अंदर दो तरह के सोशल ग्रुप्स होते हैं, एक मेजॉरिटी और दूसरा माइनॉरिटी। माइनॉरिटीज़ आगे फर्दर डिवाइड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एथनिसिटी, रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज। किसी भी सोसाइटी में एक माइनॉरिटी को मुकाम बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और एक छोटा सा वाक़या बाकी तमाम सोशल ग्रुप्स की नज़रों में उसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आज हम ऐसी एक वाक़े के ऊपर बात करेंगे एक बड़े इंसानियत सोच वाक़े के हवाले से, जिसको लेकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया पिछले कई दिनों से प्रोपोगेट कर रहा है और बदकिस्मती से उस वाक़े का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिसके अंदर एक पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलियाई सिटीजन साजिदा तस्नीम का पाकिस्तान के शहर सरगोदा के अंदर कत्ल किया जाता है और कत्ल करते हैं उनके ससुर। उसके लिए कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मीडिया पाकिस्तान को डोमेस्टिक वायलेंस से एसोसिएट कर रहा है और यहाँ की ह्यूमन राइट्स की अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट से ये डिमांड करती हैं कि हमें कोई एक ऐसा मैकेनिज्म दिया जाए जहाँ से अगर हमारे कुछ सिटीजन्स किसी भी वजह से दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पे अपने आप को सिक्योर फील करें और किसी भी किस्म की अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से कांटेक्ट करें और गवर्नमेंट इसके ऊपर अब काम कर भी रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर साजिदा का कसूर क्या था। साजिदा का कसूर ये था कि वो एक पढ़ी लिखी बाशऊर खातून थी, पेशे के एतबार से इंजीनियर थी और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बड़ी फिक्रमंद थी और वापस ऑस्ट्रेलिया आना चाहती थी। 2017 के अंदर उनके इन लॉज ने उन्हें कहा कि अगर आपने अपनी शादी बचानी है तो आप अपने बच्चों समेत पाकिस्तान सेटल हो जाएं। वो चली जाती हैं और उसके बाद उनके पासपोर्ट को कब्जे में लिया जाता है और फिर जो उनके सराउंडिंग में लोग रहते हैं वो ये बताते हैं कि जब से वो आई हैं उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद जारी और सारी था। और इसका इजहार उन्होंने अपनी दोस्तों के साथ भी किया और ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरे इन लॉज जो हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं वीडियो कॉल्स के ऊपर। अब जो साजिदा के हस्बैंड हैं वो भी पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं। पहले वो ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते थे, बाद में वो बहरीन चले गए। इस वक्त भी वो बहरीन के अंदर ही काम कर रहे हैं। 11 जून 2022 को साजिदा के ससुर ने उनके वालिद और 3 बच्चों के सामने कुल्हाड़ियों के वार से उनको कत्ल किया और यूं साजिदा की ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो गया, सिर्फ एक शख्स की अना की जीत के लिए। और जो अथॉरिटीज़ हैं वो यही बताती हैं कि एक ऑनर किलिंग का वाक़या और ये पाकिस्तान के अंदर कोई पहला वाक़या नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक पढ़ी लिखी, कॉन्फिडेंट और अपने पैरों पे खड़ी खातून ये तमाम मजालिम क्यों बर्दाश्त करती रही। तो इसका एक ही जवाब है और वो है खौफ कि कहीं उनके बच्चे उनसे दूर ना कर दिए जाएँ। ये खौफ कि अगर उनको तलाक हो गई तो उस मुआशरे के अंदर जो अपने आप को इस्लामी जमहूरिया कहने का दावेदार है, लोगों का सामना कैसे करेंगी। ये खौफ कि जब वो अपने पेरेंट्स के घर जाएंगी जिन्होंने आते हुए उन्हें बताया था कि अब तुम्हारा जो असली घर है वो तुम्हारे हस्बैंड का घर है, उनका सामना कैसे करेंगी। हमारे यहाँ हमारी बेटियों के जहनों के अंदर ये तमाम जो खौफ है ये उनकी पैदाइश से पहले डाल दिए जाते हैं। जब ये पता चलता है कि फ़लाँ घर में एक बेटी की पैदाइश होने लगी है तो बहुत सारे इलाकों में उस औरत को हकारत की निगाह से देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं कि बात तलाक तक आ जाती है और यही बिल्डिंग ब्लॉक होता है उस फियर का जो कॉन्स्टेंटली सारी ज़िंदगी उसके साथ चलता है और आगे वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी यही ट्रांसफ़र करती है। पैदा होने के बाद हमारी बेटियों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और कहा जाता है कि तुम एक लड़की हो और तुम्हारी एक छोटी सी गलती मुआशरे के अंदर हमारी इज्जत मलिया मेट कर देगी, हमारी नाक कट जाएगी, जिसको हमने बड़ी मेहनत से कमाया है। अब तुम हमारी इज्जत की जामिन हो। अब जब पढ़ने की बारी आती है तो मैक्सिमम कोशिश ये की जाती है कि वो कॉलेज तक पढ़े और उसके बाद उसको रुखसत कर दें। बहुत कम बच्चियां जो कोशिश करती हैं कि हम आगे पढ़ें, उन्हें ये बताया जाता है कि तुम यूनिवर्सिटी जाके क्या करोगी, तुमने कौन सा जॉब करनी है। उसके माइंडसेट एक डेवलप किया जाता है कि किसी बड़े अच्छे ख़ानदान के अंदर तुम्हारी शादी तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अब वो इन तमाम जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है और उसके अंदर उसकी ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। यही वजह है कि आप हमारी सोसाइटी के अंदर देखें कि हमारी बहुत सारी जो बच्चियाँ जो ग्रेजुएशन करती हैं उसके बाद उन्हें उनके पैरों पे खड़ा नहीं होने दिया जाता। एक अच्छे ख़ानदान को ढूंढ कर उनकी शादी कर दी जाती है और उसके बाद वो वैसी उनको जिस तरह ट्रीट करे वो उसकी मर्ज़ी है। अब ये खौफ जो है वो यहीं पे ख़त्म नहीं होता, अब उसके रिश्ते की बारी आती है और बड़ा क्रूशल स्टेज होती है उसकी ज़िंदगी में। एक औरत आती है, उस लड़की को देखती है, अगली बार उस लड़के की बहनें आती हैं, मामियाँ, ताइयाँ, चाचियाँ आती हैं, पिक्चर्स लेती हैं उसकी। किसी को उसके बॉडी फीचर्स से इशू होता है, किसी को उसके रंग से इशू होता है, किसी को उसकी हाइट से इशू होता है और ये तमाम चीज़ें उसको बड़ा इनसिक्योर करती हैं। जैसे पुराने वक्तों के अंदर होता था कि बहुत सारी बांदियाँ होती थी एक हरम के अंदर, उनमें से किसी एक को चूज़ किया जाता था बादशाह के लिए और वो उसकी मंजूर नज़र होती थी। वैसा ही सिनेरियो हमारी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर चल रहा होता है। अब अगर इन तमाम मराइल से गुजरने के बाद उसकी किसी एक शख्स से शादी हो जाती है और आगे से वो अगर इंसान का बच्चा हुआ तो वो उसकी कदर करेगा कि ये सब कुछ अपना घर बार छोड़कर मेरा घर बसाने के लिए आई है, तो वो उसकी कदर करेगा। जबकि अगर वो कोई वैशी दरिंदा हुआ तो फिर वो उसको मारेगा, पीटेगा, बच्चों के सामने भी बच्चों की मेंटल हेल्थ का बेड़ा गर्क होगा। वो उसे ये भी नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्योंकि उसको पता है कि इसके वालिदैन ने आते हुए इसे बताया था कि अब तुम्हारा असल घर तुम्हारे शोहर का घर है, घर की बात घर के अंदर ही रहे तो अच्छा है। इस माइंडसेट के साथ औरत सारी जिंदगी जुल्म सहती रहती है। अब जब अगली स्टेज आती है, उसकी औलाद होती है, अब शोहर को 100% यकीन हो जाता है कि अब इसने कहीं नहीं जाना,
मैं इसके साथ जो मर्जी करूं, इसने अब मुड़ के नहीं देखना। और औरत को भी पता होता है कि मैं जब अकेली थी तो शायद मेरे माँ बाप मुझे एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अब मेरे साथ 2-3 बच्चे हैं, इनको एक्सेप्ट करना मेरे भाइयों के लिए, मेरी भाभियों के लिए, मेरे वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल होगा, जिन्होंने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके मुझे इस शख्स के घर में भेजा था। अब ये तस्वीर का एक रुख है, कुछ और भी रीजंस हैं जिनका लिंक मर्द के साथ है। एंड वन थिंग इज ईगो। मर्द को ये लगता है कि मेरी इज्जत और मुकाम का पैरामीटर ये है कि मेरे घर की माँ, बहन, बेटी की जिंदगी कितने मेरे कंट्रोल के अंदर है। डोमेस्टिक वायलेंस के ज्यादातर केसेस पैट्रियार्कल या मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर ज्यादा नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि ऐसी सोसाइटी में मर्द ये डिमांड करता है औरत से कि जो वो एक बार अपने मुंह से अल्फाज कह दे, औरत के ऊपर लाजिम है कि वो उसके ऊपर अमल करे। उसको ये ऐसा लगता है कि सोसाइटी के अंदर जो उसकी ईगो है उसको सेटिस्फाई करने का एक ही टूल है और वो औरत है। अगर वो फेसबुक पेज बनाएगी तो उसे लगेगा कि ये मेरी प्राइड को इफेक्ट कर रही है। अगर वो बाजार जाएगी, बाहर जाएगी, काम करेगी तो उसको लगेगा कि मेरी इज्जत के ऊपर कमी पड़ रही है। अगर आप किसी भी रिहैब सेंटर के अंदर जाएं तो आपको हर तरह के सोशो इकोनॉमिक क्लास के पेशेंट्स नजर आएंगे। पढ़े लिखे लोग भी इस वबा की लपेट से निकल नहीं सकते। उसकी वजह हमारे यहाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी का होना है। और ऐसी पढ़ी लिखी औरतें इन तमाम मजालिम का शिकार होने के बावजूद आवाज़ बुलंद नहीं करती, क्योंकि उन्हें तलाक का खौफ होता है। दैट इज़ अ स्टिग्मा इन आवर सोसाइटी। उनको लगता है कि शायद हमारा मुआशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो सारी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर गुजार देती हैं। और हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम यह है कि बचपन से माओं को आइडियलाइज़ किया जाता है। अब आप किसी भी इंसान से पूछें कि आपकी वालदा जो थी वो कैसी खातून थी, तो वो कहेगा कि वो बड़ी अजीम खातून थी, बड़े मुश्किल वक्त में उन्होंने हमें पाला है, उन्होंने बड़े क्राइसिस देखे मगर उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और हमें जवान किया। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ खातून हीरो तभी है जब वो क्राइसिस में रहेगी, जब वो सफ़र करेगी ज़िंदगी में। हमारा मीडिया, हमारे नॉवेल्स और हमारी तमाम किताबें इसी किस्म की चीज़ें पिक्चराइज करके हमारे बच्चियों की ज़हन नशोनुमा ऐसे करते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद ये तमाम मजालिम बड़े नॉर्मल हैं। बड़े शहरों के अंदर फिर अवेयरनेस है, एटलीस्ट लड़कियों को ये पता होता है कि अगर उनके ऊपर कोई जुल्म कर रहा है तो उन्हें ये पता है कि किस अथॉरिटी के पास जाना है। छोटे शहरों के अंदर या तो औरत के मोबाइल के ऊपर भी उसका हस्बैंड ने कब्जा किया होता है, उसे पता ही नहीं होता और वो इसी तरह जिंदगी गुजार रही होती है। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है सिर्फ डायरेक्ट नहीं होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हस्बैंड जो है वो अपनी बेगम को मारता है, गालियां देता है, तो ये एक डायरेक्ट फिजिकल और वर्बल डोमेस्टिक अब्यूज़ है। जबकि उसकी सराउंडिंग में जो बच्चे ये सब कुछ देखकर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये उनके ऊपर एक इनडायरेक्ट इमोशनल डोमेस्टिक अब्यूज़ है। उन्हें लगेगा कि शायद ये जो औरत ज़ात की चीज़ है इसको सिर्फ मार कुटाई के लिए बनाया गया है और अब मर्द की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बनाया गया है। चाहे उसको बॉस अपने काम पर जलील करके भेजे, वो दोबारा आके घर में अपनी औरत के ऊपर ही वो सारा गुस्सा निकालेगा। सोशल साइंसेज की एक रिसर्च बताती है कि उन तमाम घरों में जहाँ पे औरत के ऊपर तशद्दुद होता है, 90% वहाँ के बच्चे अपनी बीवियों के साथ भी वैसा ही सलूक करते हैं। अब जब घरों के अंदर ऐसा माहौल होगा और ऐसे माइंडसेट के साथ अपने बच्चों को आप जवान करेंगे, तो उसके बाद आप उन्हें कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड भी भेज दें, उनकी नज़र में औरत की वही वैल्यू है और नतीजा साजिदा की तरह का ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बहन, बेटी या माँ साजिदा वाली ज़िंदगी ना गुजारें और उसकी तरह उन्हें ज़िंदगी से हाथ ना धोना पड़े, तो सबसे पहले उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दें। ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें थोड़ा टाइम दें कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। एटलीस्ट उन्हें कॉन्फिडेंस मिले कि अगर कोई वैशी उनकी ज़िंदगी में आ गया है तो वो आसानी से उसकी ज़िंदगी से निकल जाएं और अपने तमाम जो मामलात हैं उनको अपने ओन पे हैंडल कर सकें। और उसके साथ साथ उन्हें सोसाइटी के प्रेशर से निकालें, उसे बताएं कि ठीक है, जिसके घर हम तुम्हें भेज रहे हैं एतबार करके, ट्रस्ट करके, अगर वो इंसान का बच्चा निकले तो उसके साथ रहो, मगर अगर वो वैशी दरिंदा निकले तो हमारे घर के रास्ते हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। अदरवाइज आपकी बहन बेटियों को भी एट द एंड साजिदा की तरह अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। किसी और दिन किसी और टॉपिक के ऊपर फिर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।